नमस्कार बच्चों। क्लास 12th में विषय हिंदी में आप लोगों को आरोह पाठ्य पुस्तक से गद्य और पद्य से कई पाठ पढ़ा दिए गए। आइए आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं वितान से। वितान से आज हम पाठ पढ़ेंगे आनंद यादव जी का लिखा हुआ जूझ। जूझ पाठ तो आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक को अपने सामने खोल कर रख लें, क्योंकि गद्यात्मक है, पद्य में तो है नहीं, इसलिए पाठ्य पुस्तक का खोलकर सामने रखना बहुत जरूरी है। पाठ्य पुस्तक वितान, पाठ का नाम है जूझ। जूझ क्या है? एक संघर्ष है। इसके लेखक हैं आनंद यादव जी, और आनंद यादव जी का जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में सन 1935 ईस्वी में हुआ। दरअसल ये महाराष्ट्र के लेखक, ये मराठी भाषा के लेखक हैं आनंद यादव जी। आनंद यादव जी मराठी भाषा के लेखक हैं। उन्होंने मराठी भाषा में ही इस उपन्यास को लिखा, जूझ, जो एक संघर्ष को दर्शाता है, जो कठिनाइयों में भी हार न मानने की बात को दर्शाता है, वह पाठ है जूझ। जूझ का अर्थ ही होता है संघर्ष। तो इस पाठ को आनंद यादव जी ने मराठी भाषा में लिखा, और लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किया गया केशव प्रथमवीर, या मैंने लिखा दिया नीचे, इसका अनुवाद किया केशव प्रथमवीर जी ने, हिंदी में इसे अनुवादित किया। तो ये अनुदित है, हिंदी में अनुदित है। आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पाठ का प्रसंग पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि उद्देश्य बहुत जरूरी होता है। हर पाठ का उद्देश्य जानना जरूरी होता है कि लेखक ने किस उद्देश्य से इस पाठ को लिखा। जूझ इनका एक उपन्यास है। उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है, आप लोग इसे जानते ही हैं। उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत है और ये एक उपन्यास है, और उपन्यास का एक छोटा सा अंश, इस जूझ उपन्यास का एक बीच का छोटा सा अंश यहाँ पर आनंद यादव जी इस पाठ के माध्यम से देते हैं, और केशव प्रथमवीर जी ने इसको अनुवाद किया। इस पाठ को लिखने में इनका उद्देश्य ये है, ये जूझ उपन्यास लिखने का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से आनंद यादव जी एक विषम परिस्थिति में रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बड़े ही विषम परिस्थितियों में होती है, बड़ी बाधाएं आती है, बड़ी अड़चने आती हैं। वो कैसा माहौल उनके घर का था, जहां पर तो पढ़ाई लिखाई का होना बड़ा असंभव कार्य था, लेकिन फिर भी वो पढ़े, एक लेखक बने, एक साहित्यकार बने। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो विषमताओं को झेल नहीं पाते हैं, और वहीं पर उसे छोड़कर समाज से हट जाते हैं, शिक्षा से हट जाते हैं, अपने कर्तव्यों से हट जाते हैं, आत्मनिर्भरता से हट जाते हैं, अपने कर्तव्य परायणता से हट जाते हैं। लेकिन आनंद यादव जी का ये जो उपन्यास है जूझ, इसका जो छोटा सा अंश यहाँ पर दिया जा रहा है, इस अंश के द्वारा हम लोगों को बहुत सारी सीख मिलती है। बहुत प्रेरणादायक ये पाठ है, बहुत सारा संदेश मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए। और कभी कभी तो व्यक्ति ऐसा भी सोच लेता है ना, जैसे बच्चे ही हैं, उनके मन मस्तिष्क में तुम्हें कहीं ना कहीं ये भी बात आ जाती है कि मैं तो बहुत छोटे परिवार से हूँ, मैं तो इतना धनी संपन्न भी नहीं हूँ कि मेरे माता पिता मुझे एक अच्छे से विद्यालय में पढ़ा सकें, ट्यूशन लगा सकें, उनकी तो अच्छी इनकम भी नहीं है, और फिर मैं इतने निचले स्तर पर रहकर पढ़ाई लिखाई का कार्य कैसे कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत लोगों के यहाँ ऐसी परिस्थितियां होती हैं। आनंद यादव जी की भी वही परिस्थिति थी, आनंद यादव जी की भी वही स्थिति थी, वही संघर्ष था, वही कठिनाई, वही परिस्थितियां, लेकिन उन्होंने इससे हार नहीं मानी, इसको उन्होंने झेला। जूझ पाठ जो है, इसीलिए उन्होंने लिखा जूझ, संघर्ष। किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से वह जूझ गए। जूझना यानी संघर्ष करना ही होता है। किस तरीके से वह जूझ गए अपनी परिस्थितियों से, और पढ़ाई का कार्य अधूरा नहीं रह गया। तो खास करके विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए यह पाठ
पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो भी हमारे क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, बड़े ही मनोयोग से इस पाठ को पढ़ें, इसकी व्याख्या को समझें। हालांकि वेदांत से कोई भी पाठ हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, वो भी आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, ना तो आपको किसी दूसरे के शब्दों का लिखा हुआ होना चाहिए उत्तर, और ना ही किसी गाइड वगैरह का। ठीक है, जब आप पाठ को अच्छे ढंग से समझ लेंगे, उसकी व्याख्या को समझ लेंगे, तो उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान है। आइए पाठ को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आनंद यादव जी के उपन्यास जूझ का एक छोटा सा अंश, जो जिसमें उनका विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन उन्होंने कैसे व्यतीत किया, कैसे उन्होंने पढ़ाई की। आज तो हम लोग थोड़ा सा भी अगर साधन सुलभता नहीं होती है, तो साधन के अभाव में हम लोग पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई छोड़ना ये बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि पढ़ाई को करना और कैसे करना, किसी भी परिस्थिति में कर लेना, ये बुद्धिमानी है। बड़ा अच्छा पाठ है ये, इसको पढ़कर तो मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिली। मैं सोच रहा था कि देखिए, ऐसा कभी हम लोगों के भी मन में विचार आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे नैराश्य की भावना उनके अंदर आ जाती है, निराश हो जाते हैं, अपने जीवन से ही निराश हो जाते हैं कि किस स्थिति में मैं पढ़ाई करूं। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। ये कहानी मुझे संबल प्रदान करती है। ये कहानी ऐसे विद्यार्थियों को जो बहुत अच्छे घरों से नहीं है, जो बहुत संपन्न घराने से नहीं है, जो बहुत अमीर नहीं है, उनके लिए प्रेरणादायक कहानी होगी। आइए पाठ को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही मन से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र चित्त होकर इसकी व्याख्या को सुने। आनंद यादव जी लिखते हैं, सबसे पहली पंक्ति यहाँ पर, पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। क्या बात है, पहली ही पंक्ति लिख रहे हैं कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। लेकिन आज के बच्चों का तो पाठशाला जाने के लिए मन करता ही नहीं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, बड़ी इच्छा होती थी। बड़े सौभाग्य से होता है कि कोई विद्यालय जाकर पढ़े, नहीं तो ऐसे बहुत दुर्भाग्यशाली बच्चे हैं कि जिनके किस्मत में विद्या के मंदिर में कदम रखना लिखा ही नहीं। साधन हो या साधन का अभाव हो, दोनों स्थितियों में जब विद्या की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री माता सरस्वती आपको बुलाती हैं, तभी आप उनके मंदिर तक, विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय जो है, वहां तक आप पहुंच पाते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। दादा यानी पिताजी। यहाँ अपने पिताजी के लिए दादा से संबोधित करता है लेखक। आनंद यादव जी अपने पिता को दादा से संबोधित करते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई पापा कहता है, कोई पिताजी कहता है, कोई अंकल ही कहने लगता है अपने पिताजी को, कोई दादा कहता है। तो दादा जो शब्द है वो अपने पिताजी के लिए आनंद यादव जी प्रयुक्त किए हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। ऐसी कौन सी बात थी कि पिताजी के ही सामने यह कहने की हिम्मत नहीं होती है कि मैं पढ़ने जाऊंगा? ऐसी कौन सी बात है? क्या पिताजी मना करेंगे? क्या पिताजी पढ़ाई नहीं करवाएंगे? क्या अपने बच्चों को ही पढ़ने से दूर रखेंगे? क्या उनकी शिक्षा दीक्षा का उन्हें कोई भान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है? किंतु हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। कैसे पिता है, हड्डी पसली एक कर देगा, ऐसी स्थिति भी आती है। देखिए, आनंद यादव जी सिर्फ अपने विद्यार्थी जीवन को, यहाँ छोटा अंश जो आया है उनके विद्यार्थी जीवन का ही अंश है। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन को बताया है यहाँ पर, क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, इसलिए उन्होंने अपने वैवाहिक कार्यक्रम का अंश नहीं दिया। उन्होंने पति पत्नी का जो प्रसंग है उस अंश को नहीं दिया, यहाँ केवल अपने विद्यार्थी जीवन के अंश को दिए। क्यों? विद्यार्थी जीवन ही यहाँ पर लाकर इसलिए रखा उन्होंने, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपको आवश्यकता है
इस पाठ की आपको आवश्यकता है, ऐसे समय में संघर्ष करने की आपको आवश्यकता है, पढ़ने की। इसलिए इस अंश को लाते हैं आनंद यादव जी जूझ पाठ के माध्यम से। डर लगता था कि हड्डी पसली ये कर देगा, ये कैसा पिता है। वैसे तो हम लोग संस्कृत में एक श्लोक पढ़े हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। वह माता शत्रु के समान है और पिता वैरी के समान है, जो अपने बच्चे को शिक्षा से दूर रखे, जो अपने बच्चे का शिक्षण कार्य न कराए सही ढंग से उचित मात्रा में। इसलिए मैं एक इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेखक कहता है कि मुझे यह विश्वास था कि जन्म भर यानी ताउम्र आजीवन खेती किसानी करने से या केवल किसानी करने मात्र से मेरा भरण पोषण नहीं हो पाएगा, मेरा परिवार नहीं चल पाएगा। उसे इतना विश्वास है लेखक। इसलिए वह चाहता है कि कोई मेरे दादा को समझा दे, कोई मेरे पिता को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। जो मेरे बाबा यानी जो पिताजी के पिताजी थे, जो समय वो था आज वो नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा मेरे समय। जैसे आज ही देख लीजिए, क्या व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, क्या वो थोड़े से पैसे में या थोड़ी मोड़ी कमाई में क्या वो पूर्ण हो सकता है? नहीं। आज का समय कैसा है आप समझ सकते हैं, और आने वाली जो अब की पीढ़ी हो उस समय कैसा हो जाएगा, इसके भी बारे में आप कयास लगा सकते हैं, इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। यानी यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि वह पढ़ना चाहता है। वो कह रहा है अगर पढ़ जाऊंगा नौकरी लग जाएगी तो हाथों में कुछ द्रव्य रहेगा, कुछ पैसा रहेगा, और विठोबा आना है वो किसी का नाम है, बगल का कोई व्यक्ति है जो पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा है या वो व्यवसाय कर रहा है। इस तरह का धंधा कारोबार किया जा सकेगा। क्योंकि लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से कि अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप कोई व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। व्यवसाय करने के लिए भी शिक्षित होना जरूरी है, व्यापार करने के लिए भी शिक्षित होना जरूरी है, कहीं नौकरी करना है तो भी शिक्षित होना जरूरी है। क्योंकि आपको हिसाब किताब ही नहीं आएगा तो फिर आप व्यापार भी कैसे कर सकते हैं। दिवाली बीत जाने पर महीना भर एक पेरने का कोल्हू चलाना होता। दिवाली बीत जाने पर महीना भर एक पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से एक की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है कि उसके पिताजी का जो विचार था वो ये था कि एक बहुत दिनों तक ना रखकर बहुत जल्द ही उसको पेरने का काम यानी उसके रस निकालने का काम हो जाए और जल्दी से गुड़ बनाकर बेच दिया जाए। तो सब मंडी में या बाजार में जो भी पहले का वस्तु आती है उसका भाव तो रहता है, क्योंकि अधिकांश मात्रा में होती नहीं, अधिकतर मात्रा में तो होता है, प्रचुर मात्रा में वह वस्तु होती नहीं, इसलिए जो कुछ भी थोड़ी बहुत रहती है तो उसकी कीमत अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर लेखक कहता है कि पिताजी का ये कहना भी उचित था कि जब बाजार में जिस चीज की कमी होगी तभी तो उसका भाव अधिक मिलेगा, यानी उसका मूल्य अधिक मिलेगा। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर भी बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का भी गुड़ यानी बहुत अच्छी क्वालिटी, प्रथम स्तर का, द्वितीय स्तर का। तो लेखक कहता है कि जो मेरा गुड़ होता तो फिर तृतीय स्तर का हो जाता, तो उसे कौन पूछता। इसलिए मेरे पिताजी का जो विचार था वो हद तक ठीक ही था कि पहले ही कार्य हो जाता था, तो इसके लिए घर के और लोगों की भी आवश्यकता होती है। लेखक के पिताजी अपने उस कार्य में अपने बेटे को भी पूरी तरह से सम्मिलित कर लिए थे, जिससे पढ़ाई हो नहीं पाती। उनका मतलब था कि यदि एक को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में
पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। यानी रस निकालने का काम सबसे पहले लेखक बता रहा है कि मेरे ही घर में शुरू होता है। जितने भी ईख का काम करते थे, जितने भी लोग ईख की खेती करते थे, उन सब में से सबसे पहले रस निकालने का कार्य मेरे घर पर ही शुरू होता था, क्योंकि उनके पिताजी की यह इच्छा थी कि भाव अधिक मिलना चाहिए। जब सारे लोगों का गुड़ यानी ये रस से बना, गन्ने के रस से बना जो खांड है, गुड़ है, अगर वह मिष्ठान तैयार हो जाएगा तो भाव कम हो जाएगा, गुड़ अधिक निकल सकता है। चाहे भाव पहले अधिक ले लो या गुड़ अधिक देकर के भाव कम ले लो, बात बराबर हुई। इसलिए पहले ही वह कार्य शुरू कर लेते हैं, ठीक। और भाव उन्हें अधिक मिलता है या उन्हें अधिक पसंद है, इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए, ठीक। लेखक बताता है कि इसी कारण से इस वर्ष भी उन्होंने जल्दी ही काम शुरू किया और आगे के कार्य में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप के में कंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोच कर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ी। लेखक बता रहा है, अपने बचपन की बात बता रहा है कि तब मैं छोटा सा था, मैं काम कर रहा था, कार्य तो समाप्त हो गया, एक का कार्य समाप्त हो गया, दूसरे के कार्य में हम लोग तैयार थे लगने के लिए, लेकिन माता जी कुछ कार्य कर रही थी, पढ़ने को बता रहा है ना कि पाठशाला जाने को मेरा मन तड़पता था। तो अब वह अपने पढ़ने की बात अपनी माँ से कर रहा है। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। कौन? पिता। बिना शर्म किए अपने घर की सारी बातों का उल्लेख कर देना एक अच्छे लेखक की निशानी। अपने तमाम संघर्ष को वो यहाँ व्यक्त कर रहे हैं आनंद यादव जी, केवल इसलिए नहीं कि वो अपने दुखड़े को हम लोगों के सामने रो रहे हैं, अपना दुखड़ा रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें और आपको भी एक संदेश मिलेगा और उन पिता के लिए भी संदेश है जो ऐसे पिता हैं कि बच्चे को घर गृहस्थी के कार्य में लगा देते हैं, घर गृहस्थी का कार्य सौंप करके खुद खाली होकर घूमते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और बच्चे से सारा कार्य करवाते हैं। ऐसे पिताओं के लिए भी, ऐसे पिता के लिए भी है कि अगर कोई ऐसा कार्य करता हो तो वह समझ ले कि शिक्षा जरूरी है, बच्चे से कार्य कराना जरूरी है। हाँ, माता जी कहती हैं कि कैसे मैं बात करूं तेरे पिता से, वह तो बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। इस श्लोक को एकदम 100% इस पर चरितार्थ होता है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठ। तो ये तो पिता शिक्षा का वैरी ही है, पूरी तरह से अपने बच्चे का ही वैरी दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अपने पिताजी के बारे में ये लिखते हैं कि कैसे माता जी कहती हैं कैसे बात करूं, तो बरहेला यानी पागल सुअर, जंगली सुअर, पागल सुअर की तरह गुर्राता है। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था, इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि आदत, प्रवृत्तियां जो जंगली सुअर की प्रवृत्ति होती है वही प्रवृत्ति लेखक के दादा के अंदर, इसलिए जंगली सुअर माँ के अंदर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। अब खेती के सभी काम बीत गए हैं मेरे लिए, अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ कि तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह समझा सकेंगे। दत्ताजी राव गांव के मुखिया हैं, उनके यहाँ लेखक जाने की बात करता है कि तू चल पिताजी के बारे में दत्ताजी राव से, मुखिया जी से कर, वो तो पिताजी को समझा सकते हैं, वो बता सकते हैं, वो शिक्षा का महत्व जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अब लेखक देखिए, आज भी गांव में मुखिया होते हैं, ग्राम के प्रधान होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बात हो रही है। यहाँ पर उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कह दी जा रही है कि अगर व्यक्ति हो, कोई मुखिया हो तो ऐसा होना चाहिए जो कि हर तरह से मदद कर सके। कोई बच्चा है, पढ़ना लिखना चाहता है तो उसके बारे में भी सोच सके। आइए देखते हैं आगे। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाथों की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। माँ बहुत उदास थी क्योंकि वो जानती थी, लेखक के पिता के स्वभाव को पहचानती थी, उनके चरित्र को, उनके आचरण को जानती थी।
मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। लेखक कह रहा है कि मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी 7वीं तक पढ़ाने की, उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। लेखक कहता है कि मेरी माता जी की हार्दिक इच्छा थी कि मैं कक्षा 7वीं तक पढ़ जाऊं, लेकिन पिता के आगे मेरी माँ का कोई वश नहीं चलता था, उसका कोई जोर नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। दत्ता जी राव देसाई गांव के मुखिया, मैंने पहले बताया, उनके यहाँ लेखक अपनी माँ को लेकर जाता है। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है, यानी वह चरित्रहीन व्यक्ति अपने पिता के बारे में यहाँ लेखक बता रहे हैं कि माता जी ने ये भी जाकर के कहा कि वह सारा दिन बाजार में रखमा बाई के यहाँ भी गुजार देता है। उसको नाच गाना, उसको नृत्य देखना पसंद है, उसका आचरण भी उतना अच्छा नहीं, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिलाया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ माँ ने देसाई को यह विश्वास दिलाया माँ ने यह देसाई जी को बताया कि वह सारा दिन घूमने के लिए अपने सारे कार्य को बेटे पर सौंप कर चला जाता है। इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए। शिक्षा का महत्व जानते थे देसाई जी, और इस बात को सुनते ही उनके अंदर बड़ा क्रोध आता है। आने दे, और बोले कि आने दे, अब उसे मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देखो। और कहते हैं कि आने दे उसे, मैं उसे सुनाता हूँ, अच्छी तरह सुनाता हूँ कि नहीं देखना। देसाई जी इस बात को मान जाते हैं। देसाई जी बड़े आदमी थे, गांव के मुखिया थे, उनकी बात कौन नहीं मानेगा। और लेखक को लगता है कि मेरा उद्देश्य शायद यहाँ सिद्ध हो जाए। उठते उठते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है। आनंद यादव कहते हैं कि मैंने भी उठते उठते दत्ता जी राव से इतना कह दिया। लेखक उस समय विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा था, उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, केवल 4वीं पास कर पाया था बस। तो इतने की उम्र क्या होती है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई के प्रति कितना जागृत है, कितना जागरूक है, उसके अंदर पढ़ाई के प्रति कितनी लालसा है, कितना उत्साह है। और यह पाठ, ये बात सिद्ध करती है कि अगर किसी भी विद्यार्थी के अंदर पढ़ने की लालसा है, उत्साह है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ना उसको स्थितियां रोक सकती हैं, ना कठिनाइयां रोक सकती हैं, ना संघर्ष रोक सकता है, ना परिस्थितियां रोक सकती हैं। उसे कोई नहीं रोक सकता आगे निकलने से, वो आगे निकल ही जाएगा। उठते उठते मैंने भी दत्ता राव जी से कहा, अब जनवरी का महीना है, परीक्षा नजदीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा काम कुछ भी नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। यानी लेखक बता रहा है कि 4वीं कक्षा के बाद वह 1 साल बैठा रहा पूरी तरह से, और ये दूसरा साल उसका है, लेकिन ये साल भी बर्बाद नहीं जाने पाएगा। लेखक ये विश्वास दिलाता है कि अगर मुझे अभी पढ़ने के लिए विद्यालय में भेज दिया जाए तो मार्च के महीने में परीक्षा होगी, अप्रैल के महीने में परीक्षा होगी, लेकिन मैं जनवरी फरवरी इन 2 महीनों में ही कक्षा 5वीं की सारी तैयारी कर लूंगा और मेरा 1 ही वर्ष बर्बाद होगा, दूसरा साल तो बच जाएगा। ठीक है, तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। और उसके पीछे से घड़ी बर्बाद तू भी आ जाना रे छोरा। देसाई जी बच्चे को कहते हैं, आनंद यादव जी को कहते हैं कि तू भी आ जाना, तेरा पिता जब आ जाए उसको मेरे पास भेज देना। थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना। जी हम कहकर खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। लेखक कहता है कि मेरे पिताजी से आप इस बात को मत बताइएगा कि हम दोनों लोग आपके यहाँ आए थे शिकायत करने के लिए, बल्कि आप यह बता दीजिएगा कि मेरी माँ अकेले साग भाजी देने आई थी, सो मैंने तुम्हारा हाल समाचार पूछ लिया। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा, तू निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। देसाई जी भी यहाँ पर कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत होते हैं कि वे अपनी बात को प्रकट भी कर लेते हैं और उसकी माँ, उस पर भी कोई आंच नहीं आती है, आनंद यादव पर भी कोई आंच नहीं आती है।
और उसके दादा को सब कुछ समझा भी देते हैं। आइए आगे देखते हैं। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। डरना मत। नहीं जी, उन्होंने कहा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। उन्होंने कहा मैं डरूंगा नहीं। और 1 घंटा जैसे ही समय व्यतीत होता है, दादा घर पर आया। उसके पिताजी घर पर आते हैं। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। बात समझ रहे हैं आप लोग ना। तो दूसरे तरह से उनकी माता इस बात को प्रकट करके बताती हैं कि मैं देसाई के यहाँ साग भाजी देने के लिए गई थी, सब्जियां देने के लिए गई थी, हरी सब्जियां देने के लिए गई थी। तो उन्होंने मुझसे वही कहा कि तेरा मालिक इन दिनों दिखाई नहीं दिया, अगर आए तो उसको भेज देना थोड़ा सा। बड़े आदमी थे, कुछ काम वाम था क्या? दादा पूछता है कि कुछ काम वाम था क्या? परेशान होकर के दादा ने धीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ। तब तक तू रोटियां सेक ले, गणपा आ जाए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। गणपा यानी कौन? उसी आनंद यादव को कह रहे हैं, बच्चे को, कि वो आ जाए तो उसको खेतों पर भेज देना, मैं मिल करके आ रहा हूँ देसाई जी से। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई जी के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। दादा के लिए सम्मान की बात थी, यानी देसाई जी ने किसी को बुलाया तो बड़े आदमी थे, मुखिया थे गांव की, उन्होंने बुलाया तो उसके लिए सम्मान की बात थी कि मुझको बुलाया गया है, शायद कुछ मेरे लायक सेवा हो, मेरे लिए कोई कार्य हो। दादा तुरंत वहां चला जाता है। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। अच्छा, तो किस तरीके से दोनों माता और पुत्र इस साजिश को रचते हैं। माँ ने कहा कि अब तू जा, और वहां जाकर के ये कहना कि माँ ने जिम ने यानी खाने के लिए बुलाया, भोजन तैयार हो गया। इस आधार पर तू भी वहां पहुंच जाएगा, नहीं अनावश्यक पहुंचेगा तो दादा को इस बात की आशंका हो जाएगी, उसको शक हो जाएगा कि कहीं ये लोग तो मेरी शिकायत करने नहीं आए थे। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। सरकार देसाई जी सरकार, वो लेखक कहता है जैसे ही मैं पहुंचा तो देसाई जी सरकार मेरी ही राह देख रहे थे कि अभी तक आया नहीं बच्चा, किसके सामने मैं बात करूं, क्यों आया रे छोरे? और उल्टा प्रश्न भी कर लिया देसाई जी ने, क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? उनकी शैली है, शायद ऐसे बोलते होंगे। उन्होंने कहा कौन सी में पढ़ता है रे तू? महाराष्ट्र की भाषा है, मराठी है। जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूं। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है ना। क्यों रतनप्पा? रतन यादव पिताजी का नाम है। क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तो क्या करता है? सरकार ने दादा से जिला करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मला यानी खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरह नहीं रहा। देसाई के मला यानी खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले शान की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। बहुत डांटा देसाई जी ने, बहुत कुछ कहा, बहुत डांटा, बहुत समझाया, और सारी बातों को उन्होंने कह दिया कि तू अपने बेटे को नहीं पढ़ा रहा है, उसको काम में लगा दिया, वो काम करेगा कि वो पढ़ाई करेगा। ऐसा तुझे करना चाहिए। बच्चे का तो अधिकार है, विद्यार्थी का अधिकार है, छोटे बच्चे का अधिकार है खेलना और खाना और पढ़ना, इस पर तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन तू उसके अधिकारों को छीन रहा है, उसका बचपन छीन रहा है, उसकी शिक्षा छीन रहा है। बहुत डांटा, बहुत समझाया देसाई जी ने। दादा के हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया। दादा ने भी अपना कुछ तर्क दिया कि क्यों मैं इसको काम पर लगाया, क्या कारण था, तो दत्ता जी राव ने उसके सारे तर्कों को काट दिया। सारे तर्कों को काटते हुए उन्होंने कहा सवेरे से तो पाठशाला जाता रहा, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख।
या जिसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। ऐसा भी कह करके देसाई जी ने उसके दादा को डांटा। उन्होंने ये कहा कि तू बराबर अब पढ़ने जाएगा, अगर इसने कुछ किया इस विषय में, अगर तुझे भेजने से मना किया तो तू मुझसे आकर बता, और अगर इसके पास पैसे नहीं है तो तू पैसे मुझसे ले, लेकिन विद्यालय जा, पढ़ाई कर, शिक्षा ग्रहण कर। इन पंक्तियों के माध्यम से कहीं न कहीं आनंद रतन यादव जी, इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है, इन्होंने ये भी दर्शाने का प्रयास किया है कि गांव के प्रबुद्ध वर्ग जो होते हैं, गांव के जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, उनको इस तरह से शिक्षा पर उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के बारे में उन्हें भी सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर कोई गरीब परिवार है, उसके माता पिता शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो गांव का जो संभ्रांत व्यक्ति है, जो मुखिया है, वो किस काम का, उसे मदद करनी चाहिए। कोई विद्यार्थी है, उसके जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, फिर दादा फिर कहता है कि मैंने कब मना किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नजरों के सामने रख लिया है। देखो झूठा आक्षेप भी अपने बेटे पर लगा रहे हैं, दादा झूठा आक्षेप लगा रहा है और बता रहा है कि इसको थोड़ा सा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए मैंने अपने नजरों के सामने रख लिया। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहां कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। आनंद यादव जी कहते हैं कि दादा ने तो अचानक मेरे ऊपर हल्ला बोल दिया, बहुत सारे आक्षेप देने लगे, बहुत सारी कमियां मेरी निकालने लगे। क्यों रे छोकरे, देसाई जी ने पूछा। ये देसाई जी ने कहा क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, जुए में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी किसी नामक के लिए पैसे देते नहीं है, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर मां से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। जूझ पाठ को आप समझिए, क्यों लिखना चाहता है लेखक इस पाठ को, क्यों बताना चाहता है इस पाठ के बारे में, क्यों वह अपने बारे में आपको बता रहा है, क्यों अपने पिता की बेइज्जती आपके सामने कर रहा है, क्यों अपनी माता के बारे में बता रहा है, क्यों अपने उन संघर्षों के बारे में बता रहा है, क्यों अपनी दुखद घटनाओं को रो रहा है। आपके भी साथ ऐसा हो सकता है। तो जिस तरीके से आनंद जी विचलित नहीं, घबराए नहीं, आपको भी घबराना नहीं चाहिए। आनंद यादव मराठी भाषा के साहित्यकार, उनका बचपन इस तरह से बीता। चौथी के बाद एक साल वो पढ़ नहीं पाए, साल भर वो काम करते रह गए। पैसे कैसे एकत्र करते थे? खेतों से गोबर बीन लाते थे, गाय या भैंस का गोबर बीन लाते थे और उससे अपनी मां से कंडे थपवाते थे, पथवाते थे। फिर उसे बाजार में बेचकर 2-4 रुपए इकट्ठा कर अपनी खुशी पूरी कर लेते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। लेखक कहता है कि मैंने भी झूठ सच मिला करके उसमें ठोक दिया, आधा सही था आधा गलत था। दादा ने ऐसा कहा तो मैंने भी उसके लिए जो भी मेरे मन में आया मैंने कह दिया, आधा गलत आधा सही। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है ना कभी? नापास यानी अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी फेल। कभी फेल तो नहीं हुआ है? देसाई जी ने पूछा। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में ही बैठा, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा। उन्होंने कहा नहीं, नापास मैं नहीं हुआ, कक्षा चौथी के बाद मैं पाठशाला गया ही नहीं, तो परीक्षा में मैं बैठा ही नहीं। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? देसाई जी ने कहा, बालक है, छोटा सा बच्चा है, एक आध बार कहीं चला गया तो इस बात पर तुम उसका पढ़ना लिखना बंद कर दोगे, उसके भविष्य के साथ तुम खिलवाड़ करेंगे, उसका जीवन चौपट कर दोगे तुम। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूं कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था, इस समय उसका कोई वश नहीं चला था देसाई जी के सामने, अन्यथा वो कभी भी विद्यालय भेजने के लिए तैयार ना होता।
अब कह रहे हैं कि ठीक है, एक आध वर्ष में भेज कर देखता हूँ, फिर इसका मन लगता है तो फिर आगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। खाना खाते खाते मुझसे दादा ने वचन ले लिया, और यहाँ वचन ले रहा है आनंद यादव जी के पिताजी, उनके दादा वचन ले रहे हैं। और क्या वचन ले रहे हैं? पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते ही पढ़ने का बस्ता घर से ले लेना। ये तो बड़ी कड़ी ताकीद दे दी, बड़ी कड़ी चेतावनी दे दी। इस परिस्थिति में लड़का कैसे पढ़ता है? पिताजी की इच्छा ही है कि बच्चा कह दे कि पढ़ने से तो अच्छा है कि आपका काम करना। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, मुझे इतना और सारा काम दे दिया गया है, इससे अच्छा है कि मैं जो कार्य कर रहा था वही करूं, मैं पढ़ाई छोड़ूं। बहुत प्रयास करता है दादा लेखक। खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, तुम्हारा विद्यालय प्रतिदिन 11 बजे खुलता है, तो उसको उसके बीच में काम क्या करना होगा, कार्य क्या करना होगा? दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाओ, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, 11 बजे तक फसलों में पानी देना है, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना है, और सीधे खेत पर से ही पाठशाला तुम्हें पहुंच जाना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले लेना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आ जाना। पढ़ने जाने के लिए घर से बस्ता लेकर आना तुम खेत, और खेत से सीधे खाने पीने का कोई नाम ही नहीं बीच में। किताब भी बड़े अजीब है। आते वक्त घर पे जाना, आते वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चलाना। ढोर चलाना यानी पशुओं को चलाना है, पशुओं को चलाना यानी उसको घास के लिए, क्षेत्र में जो घास होती है मैदान में, उसको चराने के लिए जाना है। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का मंजूर है का यानी मंजूर है, तुम्हें मंजूर है क्या? सोचने वाली बात है कि आज आपके पास कितनी फुर्सत होती है। आनंद यादव जी तो ऐसी स्थिति में पढ़े, आपके पास आज कितनी फुर्सत है। माता पिता कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, किसी भी तरह का उससे काम नहीं लेना है, ना बाजार भेजना है, ना सब्जी लेने भेजना है, ना पानी के लिए कहना है, किसी भी कार्य को बच्चे से नहीं कराना। गांव का व्यक्ति तो और एडवांस हो गया, तो अपने बच्चों को लेकर के सीधे शहर में आ जाता है कि गांव में मुझको खेती कराना नहीं है, गांव में खेत पर तो बच्चे को भेजना ही नहीं, पशु पक्षियों के बीच में तो बिल्कुल नहीं रहने देना। गोबर कंडे उपले, खेत की कटाई सिंचाई, ऐसे स्थानों पर तो लोग अपने बच्चे को कभी भेजते नहीं। इतनी स्वतंत्रता, इतना समय, इतनी सुविधाएं, इतने साधन, और आज की दशा क्या है? बच्चा पढ़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में आनंद यादव किस तरह से पढ़ाई अपनी पूरी करता है। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। विद्यालय जाने की उत्साह देखिए, जिज्ञासा देखिए, लालसा देखिए उसके मन के अंदर, उसके मन के अंदर की जो लालसा है उसे देखिए। तो कह रहा हाँ बिल्कुल, अगर गैर हाजिर हो गई हम, अगर पढ़ाई करनी है, अगर खेतों में काम है तो बिल्कुल गैर हाजिर में रहूंगा। और उसके मन में एक लालसा है, विद्यालय जाने की लालसा है, मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। आनंद यादव लेखक कहता है कि मैं सुबह शाम खेतों पर आता रहूंगा ना, बस आप यही चाहते हैं ना, मैं आऊंगा, विद्यालय जाऊंगा और आपको कोई तकलीफ। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं कि नहीं। ये भी कोई बोलने वाली बात है। लेखक का दादा यहाँ पर फिर कहता है यदि नहीं आया कभी तो देख गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं कि नहीं, तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार रहा है ना, मुझे मालूम है बैरिस्टर नहीं होने वाला है। बहुत सारे पेरेंट ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को इस तरह से कह करके उनका मनोबल गिरा देते हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के बजाय उन्हें हतोत्साहित कर देते हैं। और आनंद यादव के पिताजी भी वही कर रहे हैं कि बैरिस्टर नहीं बनने वाला है। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था यानी बार बार वो कुछ ना कुछ खींच रहा था, कुछ ना कुछ अपने मुंह से अनाप शनाप कह रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हुई।
गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। लेखक कहता है कि इतने सारे कार्यों से मुझे छुटकारा मिल गया, चक्की पर जाना, ये धूप में रहना, यानी दोपहर तो विद्यालय जाना है ना, तो जब विद्यालय पहुंच गया तो खेतों में नहीं रहना है, और विद्यालय में तो कम से कम अगर कमरे नहीं होंगे तो पेड़ के नीचे तो बैठेंगे, छाए में तो रहेंगे। इससे लेखक कहता है मुझको छुट्टी मिल गई। बताइए कितना कार्य लेखक करता है, कितना संघर्षशील जीवन था आनंद यादव जी का। ये सब गुणगाथा गाने का उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो अपनी गुणगाथा अपने इन दोषों को, अपने इन अवगुणों को, या अपने घर की इन विषम परिस्थितियों को, या अपने माता पिता की इन बातों को आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उनको खुशी हो रही है। नहीं, वो चाहते हैं कि आप भी संघर्ष को समझिए और आप भी मेरी तरह संघर्ष करके आगे बढ़िए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप झुकना ना सीखें, आप बढ़ते रहें, अपने कदम को बढ़ाते रहें, और ऊंचाइयां तो आप एक दिन छू ही लेंगे, आप सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंचेंगे। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हुई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए लेखक के काम की चक्की में, लेखक कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती है, उसे मैं मजे से सहन कर लेता था, क्योंकि 2 साल बाद पाठशाला जाता है, बहुत सारी चीजें उसे आती भी नहीं होंगी, और फिर जिसके सिर पर इतना बोझ हो, इतना काम हो, वह स्कूल का कार्य भी इतना पूरा नहीं कर सकता, होमवर्क भी पूरा नहीं कर सकता, गृह कार्य भी उसका अधूरा रहेगा। इसलिए वह निश्चित रूप से टीचर से मार भी खा सकता है। लेकिन यहाँ पे लेखक कहता है कि मुझे वह मार अच्छी लगती है, लेकिन वो धूप का सहन करना तो कम से कम वो तो छूट गया। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से, गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत जाते हैं। आनंद यादव जी बता रहे हैं कि मेरे गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत जाते हैं। विद्यालय में फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा, फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, यानी इसके नाम के आगे लिखा हुआ था कि 5वीं कक्षा या लड़का पास नहीं है। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिख रहा था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। जब कक्षा आगे निकल जाती है तो सारे बच्चे भी पीछे छूट जाते हैं। जिनके साथ वो था वो बच्चे तो 2 साल में अब तो आगे निकल गए, वो तो अपने पीछे वाले बच्चों के साथ आ गया जो उसके आगे बहुत छोटे थे, जो उस समय उसके जूनियर थे, वो बच्चे उसके साथ आ गए हैं। तो फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा, फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिख रहा था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, मेरी अपेक्षा कम उम्र के, और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई, मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के सिरे पर कोने में जा बैठा। पूरी कक्षा ही लेखक बता रहा है कि उसे अपरिचित जैसा पूरी क्लास लगती है। जो हमारे सहपाठी थे वो तो आगे निकल गए, मेरा 2 साल छूट गया। जो मेरे पीछे के बच्चे थे वो मेरे साथ आए, सारे लोग अपरिचित से लग रहे हैं। 2 बच्चे हमारे मोहल्ले के हैं, बाकी कोई समझ में नहीं आ रहा है कौन है। तो वह एक कोने पर जाकर बैठ जाता है। जब कोई परिचित नहीं होता है तो मायूसी तो होती ही है, क्योंकि बचपन का समय है, विद्यार्थी जीवन है, वो भी बचपन का समय। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसके पास 5वीं कक्षा की किताबें भी नहीं थी, तो पुरानी ही किताबें लिए हुए था। 4th क्लास की उसके पास किताब थी, कक्षा 4वीं भी पास करके छोड़ दिया था विद्यालय, तो पुरानी किताब उसके पास है। उस कक्षा से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन उसी को लेकर के वह बैठा था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा हो, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा। जैसे किसी के आने के इंतजार में कोई अपनी पोटली लेकर के बैठा रहता है, कोई साधन का इंतजार करता रहता है। लेखक बता रहा है ठीक उसी तरीके से मैं भी अपने पोटली को संभाले बैठा था, अपनी धरोहर संभाले बैठा था। और वह इसकी धरोहर है पिछले क्लास की कुछ कॉपियां और किताबें। क्या नाम है मेहमान? ये तो रैगिंग शुरू से ही, कक्षा 4 से ही ये बात शुरू हो जाती है। सीनियर परेशान करना शुरू कर दे रहे हैं, क्लास के बच्चे परेशान करना शुरू कर दे रहे हैं। देखिए
क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से कक्षा में यहाँ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी, पोशाक भी लेखक की अच्छी नहीं है। लोग शर्मा करके भाग जाते हैं, लेकिन लेखक शर्मा नहीं रहा है अपनी पोशाक से, उसे पहन कर गया है। संघर्ष से वो डटकर मुकाबला कर रहा है, कठिनाइयों से वह डटकर मुकाबला कर रहा है। इसको कहते हैं झेलना। इसीलिए तो इस पाठ का नाम रखा जूझ। ये उपन्यास ही है उनका जूझ। और मुझे लग रहा है तो एक छोटा सा अंश है, विद्यार्थी जीवन का अंश है, वो भी बचपन का अंश है। तो उपन्यास तो पूरा उनका संघर्षों से भरा पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर तो केवल संघर्ष है। जहां संघर्ष है वहीं पर सुख भी है। हर चंद्रिका में छिपी एक राधा कृष्णा है। जहां सुख वहां दुख, जहां दुख वहां सुख। परेशानियां दूर होती है, संघर्ष का समय व्यतीत होता है, कठिनाइयां दम तोड़ देती हैं। ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां हमारे साथ जुड़ी रहे, जो परेशानियां हैं वो बनी रहेंगी। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये तो क्रम बना ही रहता है। सुख दुख का समय आता जाता रहता है, ये दोनों सिक्के के दोनों पहलू की तरह। तो क्या नाम है मेहमान? तो इस तरह से वो लड़का थोड़ा सा खिल्ली उड़ाता है, यानी उसका उपहास उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है। और मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। इस तरह का वो अकेला ही रहता है। देखे देखे तुम्हारा गमछा कहते हुए, गमछा नहीं रुमाल, देखे देखे तुम्हारा गमछा कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। इस बच्चे ने उसके गमछे को खींच लिया, पूरी कक्षा में खींचातानी होने लगी, बच्चे परेशान करने लगे। मन में मैं यह सोचकर रुमासा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए खुश की आवाज की। शरारत, एक आवाज, शरारती की आवाज, शरारत करना चाहता है। गमछा पूरे क्लास में घुमा रहा है, अपने सर पर लपेट लिया, मास्टर साहब की नकल करके उसे मजा आ रहा है, वो आनंद उठा रहा है। इतने में मास्टर आए और वह गुंडा झट से अपने जगह पर जा बैठा। यहाँ पर गुंडा शब्द का प्रयोग किया लेखक ने, यानी जो शरारती है और वैसे भी किसी की बात नहीं मान रहा है और सबसे उलझ जा रहा है, तो गुंडा ही कह दिया लेखक ने। और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। मास्टर के दर के मारा वो जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाता है और आनंद का जो गमछा है वो टेबल पर ही रखा रह जाता है। पहले दिन इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती धक धक होने लगी। आनंद यादव जी कहते हैं कि पहले ही दिन इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी, यानी वो डरने लगा कि एक तो किसी तरह विद्यालय आना शुरू हुआ, तो एक नई मुसीबत, अब इनसे कौन बचाए, इन बच्चों से मुझे कौन बचाए। रणन मरे मास्टर कक्षा में आए, रणन मरे, ये अध्यापक का नाम है, रणन मरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा किसका है? इस अंदाज में, इस बात से, ऐसी भाषा से उन्होंने पूछा किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा। अपना नाम बताता है, मैं जकाते, और पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। छड़ी से गमछे को उठाकर के मास्टर साहब ने नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मास्टर साहब ने डांटा और पूछा कि यहाँ मूर्खों की तरह तूने क्यों रखा? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठा पटक करता है, कहते हैं कि मास्टर उस लड़के की ओर चलते। मुझसे भी यानी कई बार उसने ऐसी शरारत की होगी, इसलिए मास्टर साहब ने कहा कि चौहान का लड़का हमेशा ऐसे ही उठा पटक, ऐसी शरारत करता रहता है और वो लड़के की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। मास्टर साहब ने आनंद से इसके बारे में थोड़ा बहुत और पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। वामन पंडित द्वारा रचित एक कविता है, उसको पढ़ाने लगते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, यानी लेखक धोती पहन के जाता था, तो वहां के बच्चे जो शरारती थे उसकी कांच भी खींचने का प्रयास की, जो पीछे कांच लगाई जाती है, ठीक है, कांच खींचने का प्रयास करते हैं, जिसके सहारे पूरी धोती बनी रहती है। पूरा पैंट तो नहीं है, लेकिन पैंट जैसा आकार जो बन जाता है, दोनों पांव का अलग अलग धोती हो जाती है, तो वो कांच के सहारे ही टिका रहता है।
कांच खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं पाया। दीवार की तरफ लेकर पीठ करके बैठ जाता है, जिससे कि कांच खींचने का किसी को मौका न मिले, और वो पूरी छुट्टी तक वहीं बैठा रहता है। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। उसी तरीके से बच्चे उस पर आक्रमण कर रहे हैं, कोई कुल्चा खींच रहा है, कोई कांच खींच रहा है, कोई उसका गमछा छीन ले रहा है, कोई किताब छीन ले रहा है, कोई बैग हटा दे रहा है। इस तरह से सारे बच्चे उसको बहुत परेशान करते हैं। मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। कौन? ये बच्चों का समूह, ये बच्चों की टोली। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा, नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। इससे तो अपना खेती अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं, कक्षा में वे भी मुझसे भी कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। कक्षा में 2 ही लड़के हैं मेरे गली के, वे भी मुझसे कमजोर है। अगर मैं कभी उनसे उलझ गया, लड़ गया, तो वो तो मेरी मदद भी नहीं कर पाएंगे। परेशान हो जाता है और कहता है कि इससे अच्छा है कि अपनी खेती ही करो। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। सुबह होते ही आनंद यादव जी कहते हैं कि मैं फिर से, मेरे मन में उमंग आई और मैं फिर पाठशाला की तरफ चल दिया। फिर से वह पाठशाला की तरफ चला जाता है। मां के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। मैलखाऊ रंग की जो नाड़ी वाली, जिसमें एक यहाँ पे बांधा जाता है, बांधने की एक रस्सी होती है पतली से, उसको लगा करके बांधी जाती है। उस चड्डी को पहन करके लेखक विद्यालय जाने लगता है। धोती की अपेक्षा चड्डी पहन करके जाता है और वह चड्डी उसके लिए ज्यादा कारगर साबित होती है, उसके लिए ज्यादा सम्मान की बात होती है। उसे वह विद्यालय पहनकर जाता है और धोती वह पहनकर खेतों में जाता है। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। लेखक कह रहा है, देखिए ये संघर्ष है। अगर उसी समय वह आनंद अपने इस कक्षा के बच्चों से हार जाता, परेशान हो जाता, संघर्ष ना कर पाता, तो वह क्या करता? वह चला जाता, वापस हो जाता, पढ़ाई उसकी छूट जाती। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अभी विद्यालय जा रहा है। धीरे धीरे देखिए, संघर्ष से समझौता नहीं कर लेना चाहिए, उससे टक्कर लेकर के आगे चलना चाहिए, तब तो व्यक्ति आगे जाता है। धीरे धीरे उसका लड़कों से परिचय हो जाता है, क्लास के लड़कों से, क्लास के बच्चों से परिचय हो जाता है। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर पूंछा लगाते थे। ऐसे भी अध्यापक होते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे बहुत सारे लड़ते रहते हैं ऐसे अध्यापकों से कि वो तो बहुत तेज मारते हैं, तो वो पीठ पर भूसा लगाते थे, छड़ी का प्रयोग ही नहीं करते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। एक जोर का भूसा जिसकी पीठ पर एक बार लगा देते थे तो लड़का हुक भरने लगता था। हुक का मतलब उसको पीड़ा होने लगती, तो वो पीड़ा, जैसे पीड़ा होती है तो एक आवाज मुंह से निकलती है, हुक भरी आवाज, तो ऐसी आवाज बच्चों के मुंह से निकलने लगती थी। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, मंत्री जो मास्टर थे वो गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो वे उसे अपने पास बुलाकर समझाते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वही ठोक देते, ठोकने का मतलब उसको वही दंडित कर देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके, उनके डर से, इस दहशत से सारे बच्चे क्लास वर्क भी अच्छे ढंग से करते और गृह कार्य यानी होमवर्क भी घर से करके आते। कोई कार्य उनका छूटता नहीं था। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। एक बच्चे के बारे में लेखक बताता है, बसंत पाटिल नाम का लड़का जो शरीर से दुबला पतला था किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था, हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास, कक्षा में उसका सम्मान था। हम लोगों के भी समय में, आप लोगों के भी समय में कक्षा में जो अच्छे बच्चे होते हैं, दो चार तो अच्छे होते ही हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका अध्यापक को सम्मान करते हैं, उनको अपने पास बिठाते हैं, उनको अधिक से अधिक
ये नहीं है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके प्रति उनकी यह सहानुभूति रहती है कि अगर कोई पढ़ना चाहता है, कोई आगे निकलना चाहता है, तो वो भी पूरा प्रयास करते हैं कि यह उच्चतम शिखर पर पहुंच सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया। वो लड़का छोटा तो था ही, क्योंकि ये तो क्रम से आ रहा है, लेकिन लेखक का तो 1 वर्ष छूट चुका है, इसलिए वह उसके पीछे का लड़का है, लेकिन वो उससे छोटा था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है, कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपर ही हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। लेखक कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो सारे बच्चे हैं वो पीछे क्लास के हैं, मैं तो आगे था, लेकिन अब मेरा 1 साल छूट गया है। तो शायद वो सोच रहा है कि मॉनिटर और किसी को ना बना करके मास्टर साहब को मॉनिटर मुझे बनाना चाहिए, मॉनिटर मुझे बनाना चाहिए, वो ये सोच रहा है। लेकिन फिर उसके अगले ही क्षण उसके यह भी बात दिमाग में आ जाती है कि मुझे तो 1 साल पढ़ाई मेरी छूट चुकी है, मुझे अच्छे ढंग से पढ़ना है, मेरे पास समय कम है, तभी तो हम परीक्षा पास कर सकेंगे, अन्यथा मैं परीक्षा पास नहीं कर सकता। मेरे लिए संभव हो जाएगा तो कक्षा को संभालना, दंगे फसाद करना, झगड़े करना, झगड़े का निपटारा करना, इसमें कोई लाभ नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि मॉनिटर ना ही बने तो ही अच्छा है, वो नहीं मॉनिटर बनता है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। ये पहले की बात है बेटा, पहले जो अखबार समाचार पत्र के जो ये कागज होते थे, इसी का कवर बच्चे अपनी किताबों पर, अपनी कॉपियों पर लगा लिया करते थे। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। यानी इस अनुच्छेद के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, दूसरे की नकल करके भी पढ़ा जा सकता है। वसंत पाटिल नाम का अच्छा था, वो लड़का पढ़ने में अच्छा था, उसकी नकल करके लेखक भी वैसा ही करने लगा, घर से अपना काम पूरा करके आने लगा, है ना। और तो और एकाग्रता बहुत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व। वो बता रहा है कि एकाग्रता के कारण मुझे सब कुछ समझ में, झटपट समझ में आने लगा। यानी आप लोगों के लिए भी एक संदेश है, एक प्रेरणा है कि आप लोगों को भी एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करना चाहिए। मेरा जो मन है पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं लगे, मन मेरा जो है अन्यत्र ना जाए, दूसरे जगहों पर मेरा मन रहे और मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यह एकाग्रचित्त नहीं है। एकाग्रचित्त फिर वो नहीं है, उसे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। देखिए, धीरे धीरे कैसे मनोबल बढ़ रहा है। यानी एक तरह से हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर कोई कमजोर छात्र है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसके मन में उत्साह जाकर हो, हतोत्साहित ना हो, वो हतोत्साहित ना हो, उसके अंदर साहस की भावना है। उत्साहवर्धन करने से वो आगे जाएगा। देखिए, अब वो धीरे धीरे करके वो कॉपियों को चेक करने लगता है। वसंत पाटिल के साथ एक तरफ से वसंत पाटिल कॉपियों को चेक करता है, तो एक तरफ से आनंद यादव चेक करता है। इसके कारण मेरी और वसंत की अच्छी दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर बुलाया। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। माँ कभी आनंदा कहती थी, आनंद से आनंदा कहती थी, लेकिन बहुत कम। लेकिन अध्यापक जब उसे आनंदा कहकर पुकारते हैं तो आनंद यादव को बड़ा अच्छा लगता है और अनायासी उसके मुंह से, उसके अंदर में, उसके मन के अंदर ये बात उठती है कि पहली बार किसी ने मुझे आनंदा कहकर पुकारा, मेरी माँ के अलावा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे आनंद यादव का विश्वास बढ़ने लगता है। अब उसको बहुत अच्छा लगता है विद्यालय जाना, वो पढ़ना भी चाहता है, वहाँ अच्छे बच्चों के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है, मॉनिटर के साथ वह काम भी करने लगता है। जितना वसंत पाटिल को कार्य मिलता है कक्षा में, उतना ही आनंद यादव को भी कार्य मिलता है।
उसका मन लगने लगता है, हतोत्साहित नहीं होता। और नवा सौंदर्यकर, एक नाम ये भी अध्यापक महोदय जी का है, नवा सौंदर्यकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे, मराठी भाषा पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। ये मेरे लिए है, हिंदी के लेखकों, हिंदी के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी है, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रेरणा है कि किस तरीके से एक अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ भाषा के अध्यापक, भाषा कोई भी हो, मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, कोई भी भाषा हो, भाषा का जो टीचर होना चाहिए, भाषा का जो अध्यापक है वो कैसा होना चाहिए। बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए कि उनको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। और आज तो भाषा के प्रति लोगों की रुचि नहीं रह गई। हिंदी हमारी है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसके प्रति तो हमारी रुचि समाप्त हो जा रही है। क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि 8 लाख लड़के हिंदी में फेल हो जा रहे हैं। किसका परिणाम है ये? जो रुचि नहीं है उसका परिणाम है। तो कविता में बड़े अच्छे ढंग से ही पढ़ाते थे, सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल, और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। रसिकता यानी जो भी कविता पढ़ाएं तो रस के साथ पढ़ाएं, जो रस उसमें निहित है उस रस को बखूबी, उसकी अभिव्यक्ति वो दिखता रहे, उसका उद्भव होता रहे, तो निकलता रहे। हमारे जो 11 रस हैं, 9 हैं, 2 और जो बढ़ गए श्रृंगार रस में, जो हमारे 11 रस हैं, तो 11 रसों की वातावरण के अनुसार, पाठ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार उनकी अभिव्यक्ति होती रहनी चाहिए, उनका प्रादुर्भाव होना चाहिए, आविर्भाव उनका होना चाहिए, तब जाकर के एक रस आता है हिंदी भाषाओं में, चाहे वो गद्य हो या पद्य। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल, और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बाबू बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। ये संस्मरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं? संस्मरण का भी हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब कोई अपने जीवन से जुड़ी बातों को याद करके बताता है, और कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई महान कथाकार हो, कोई उपन्यास सम्राट हो, कोई भारत की हमारी जो भी महान विभूतियां हैं, अगर वो अपने बारे में कुछ संस्मरण लिखते हैं, हमें संस्मरण पढ़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की हमारी कोशिश होती है। इसी तरह से वो हिंदी के जो अध्यापक हैं नवाब सौंदर्यकर साहब, वो एक नए राग रस के साथ तो कविताओं को पढ़ाते ही हैं, लेकिन जिन अच्छे कवियों से, जिन अच्छे लेखकों से उनकी मुलाकात हुई है, उनके संस्मरण भी सुनाते हैं। दोनों के बीच में जो आपस की बातचीत है उसे भी बताते हैं। वे स्वयं की कविता करते थे, याद आ गई तो अपनी भी एक आध सुना देते। अगर उनको अपनी कविता याद आ गई तो एक दो अपनी कविता भी सुना देते थे, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों के मन में भी ये उत्कंठा जागृत होती है। बच्चे भी अपने मन में ये बात रखते हैं कि इसका अर्थ ये है कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ। यानी कविता कोई व्यक्ति ही तो लिखता है, कोई इंसान ही लिखता है। उसका डर नहीं रह जाता बच्चों के अंदर, और उनके अंदर भी कविता करने की एक रुचि आती है, और वो कविता लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे रुचि आनंद यादव जी के पास आती है। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता। ये सब सुनते हुए, बताइए यहाँ पे लेखक आनंद यादव जी कर रहे हैं कि मैं इस तरह से एकाग्रचित्त हो जाता था कि मुझे अपना भान ही नहीं रहता था, यानी मुझे अपनी ही याद नहीं रह जाती। मैं अपनी आंखों और कानों के प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोक कर मास्टर के हाव भाव, ध्वन, गति, चाल और रस पीता रहता। जिस रस से वो पढ़ाते थे, जिस गति से पढ़ाते थे, जिस ध्वनि से पढ़ाते थे, और जिस चाल से पढ़ाते थे, चाल भी जो हमारी भाषा की चाल है वो रुकती नहीं, ना तो कभी बहुत तेज होती है, ना तो बराबर ही तेज रह जाती है, ना तो बहुत धीरे होती है। चाल का भी इसमें विशेष महत्व है। भाषा जो उसकी गति है ना, जो उसकी चाल है ना, वो भी तमाम अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। और खास करके भाषा हिंदी हो, उसकी तो बात ही निराली हो जाती है। कठिन से कठिन शब्दों को अगर उसके हाव भाव से व्यक्त कर दिया जाए तो उस शब्द का बिना अर्थ पता किए सामने वाला सारे अर्थ को समझ सकता है। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोल चलाते हुए अकेले में खुले गले से ये सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति
और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। जिस तरह से मास्टर साहब की कविता सुनता था वो लेखक, उसी तरीके से वो अपने आगे भी उसको दोहराता रहता था, गाता रहता था, उसी हाव भाव के साथ, उसी गति के साथ, उसी रस के साथ, उसी आरोह और अवरोह के साथ उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। वो खेतों में अभी कार्य कर रहा है, खेतों के कार्य से वो छुटकारा नहीं मिला उसको, पढ़ाई भी कर रहा है लेकिन खेतों में काम भी कर रहा है। वो उसको दोहराता रहता था, उस हाव भाव को, जो जिस रस को वो पीकर विद्यालय से आता है, उस रस को अपने आगे प्रकट करता था। जो अपने किसी भी कार्य में व्यस्त रहता था तो उसे अपने आगे प्रकट करता था, सीखता था। देखिए अध्यापक का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। एक इन मराठी भाषा के अध्यापक के प्रभाव से आनंद यादव भी मराठी भाषा के लेखक हो जाते हैं। क्यारियां पानी से कब की कब भर गई इसका भान ही नहीं रहता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उस समय चला, इसका पता भी मुझे उस समय चला। यानी मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता मुझे उस समय चला। लेखक कहता है, आनंद यादव जी कहते हैं कि कब मैं काम कर लेता था उसमें तो मुझे पता ही नहीं चलता था, यानी इतना वो मगन रहता था, अब उसको काम में भी आनंद आने लगा। आनंद यादव को हर कार्य में आनंद आने लगा। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोल चलाते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। आनंद यादव जी कहते हैं कि इससे पहले जब मैं अपने गीतों पर कोई कार्य करता था तो ये लगता था कि अकेलापन अच्छा नहीं लगता था, उबाऊ सा कार्य हो जाता था। मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई रहे, कुछ गपशप होती रहे, कुछ हंसी मजाक होता है ना। लेकिन अब लेखक को कैसा प्रतीत होता है, लेकिन अब अकेलेपन से कोई उब नहीं लगती, मैं अपने आप से ही खेलने लगता। उल्टा आपको ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। एक साहित्यकार की तो यही निशानी होती है कि वो अकेले में रहना चाहता है, वो हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहना चाहता है, वो सूक्ष्म निरीक्षण करता रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ कल्पना करता रहूं, कुछ ना कुछ सोचता रहूं। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला ही रहूं उतना अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। अगर आप कुछ सीखते हैं तो चाहते हैं कि उसका जो आविर्भाव है, उसका जो प्रदर्शन है वो किसी के सामने ना हो। मैं उसे केवल अकेले में ही देखूं, समझूं, सीखूं, पढ़ूं, उसके बाद जब वो मैं उसमें दक्ष हो जाऊं, निपुण हो जाऊं, तब मैं उसका प्रादुर्भाव करूं, आविर्भाव करूं। ठीक है, आविर्भाव यानी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन जब किया जाए उसे कहते हैं आविर्भाव। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। ये अपने अंदर के भाव आनंद यादव बता रहे हैं। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरते पांढरी गया धरणीवरी, मराठी कविताएं हैं। तो मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई, यानी अपनी चाल अपने सुर में। यही तो है आगे बढ़ने का के जो लक्षण दिख रहे हैं, आगे बढ़ने के जो लक्षण है, आगे बढ़ने की जो निशानी है, जो प्रतीक है, यही तो है कि वह अपने सुर में गाता है और मास्टर जी को सुनाता भी है। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। और बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, अगर सारे बच्चों के सामने कभी किसी बच्चे को बुला करके उसकी प्रतिभा को निखारा जाए, दिखाया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, उसका भी सम्मान बना रहता है और बच्चे को भी बड़ा सम्मानित वो महसूस करता है अपने आप को कक्षा में जब इस तरह से गाता है तो सबके सामने। और पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। कुछ खुद सौंदर्य लेकर मास्टर कवि थे, इसलिए मुझे यह विश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ये कामांस का, लोभ क्रोध का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ। यहाँ से उसको बल मिलता है। आनंद यादव जी को यहाँ से बल मिलता है कि यदि मेरे जो अध्यापक
महोदय हैं, यदि वो कविता कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद लगता है कि जो कवि हैं उनमें एक विशेष प्रकार की शक्ति होगी, एक विशेष प्रकार का धैर्य होगा, एक विशेष प्रकार का साहस होगा उनके पास। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी कवि बन सकता हूँ। एक अध्यापक के द्वारा इतना कुछ सीख जाते हैं आनंद यादव जी, और उन्हें वहीं से संबल मिलता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती के बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। यह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविताएं बना सकता हूँ। अगर आप भी विद्यार्थी हैं, आपके मन में भी कविता करने का भाव है, आप कविता करना चाहते हैं, तो इस बात को सुनें। यानी जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में भी एक कहानी पढ़ी थी, एक कुत्ता और एक मैना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कुत्ते पर एक कविता लिखी थी, उस कुत्ते को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर देखा था। ठीक है, अगर शायद हम लोग भी उसको देखे होते और फिर बाद में उस कविता को पढ़ते, उस कुत्ते के बारे में पढ़ते जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर रहता था, तो कितनी खुशी होती, कितना अच्छा लगता। जैसे मैंने उसका साक्षात्कार किया, जैसे मैंने उसे देखा हो अपने आंखों से, जैसे कविता वो नहीं मैं ही कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। तो इस तरह से एक तरह से प्रेरणा है हिंदी के अध्यापकों के लिए, भाषा के अध्यापक के लिए, विद्यार्थी के लिए, जो जिन विद्यार्थियों की रुचि है भाषा में, अगर वो कविता करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रेरणा मिलती है कि बहुत ऐसा दृश्य है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, बहुत ऐसे स्थान हैं जिसे हम देख करके सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं, अपनी कल्पना के आधार पर उस पर कविता लिख सकते हैं। यानी जो मालती की बेल है उसे लेखक ने मास्टर साहब के घर पर देखा था और उसी पर उन्होंने एक कविता बना दी। इससे उसको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े की भैंस की पीठ पर रेखा खींच कर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब तक कंठस्थ हो जाती तो पहुंच जाता। लेखक कहता है कि भैंस की पीठ पर, वो काले रंग की होती है ना भैंस, तो उसके पीठ पर वो लकड़ी के टुकड़े से लिख देता था, यानी वो व्हाइट लिख दिया जाता था चौक की तरह। और जब वो शब्द उसे कंठस्थ हो जाता था तो उसे वो रफ कर दिया करता, उसको मिट दिया करता था। ये भी बहुत बड़ी बात है उसके लिए कि आज हम लोगों के पास कितने साधन है, कितनी सुविधाएं हैं। अरे हम लोग उसको सुरक्षित करने के लिए, शब्द को सुरक्षित करने के लिए कॉपी में लिख देते हैं, किताब में लिख देते हैं, मोबाइल में रख देते हैं, कंप्यूटर में लिख देते हैं, कहाँ नहीं सेव करते हैं। हर जगह को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ मेरे पास साधन है, लेकिन हम लोग सुरक्षित कुछ करना ही नहीं चाहते। ना अपने शब्द को सुरक्षित करना चाहते हैं, ना अपने पढ़ाई को सुरक्षित करना चाहते हैं। और एक आनंद यादव जी किस तरह से अपने शब्दों को सुरक्षित कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए। जब कंठस्थ हो जाती तो पूछ देता, किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। रविवार के दिन अगर कोई कविता बन जाती थी तो आनंद यादव जी सोमवार को जाते ही सर्वप्रथम अध्यापक को अपनी कविता ही दिखाते थे, अपनी कविता ही सुनाते थे। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। ये जिज्ञासा है, ये लालसा है, ये अंदर की उत्कंठा है, ये मनोकामना है, इसके अंदर की आकांक्षा है, ईप्सा है। और जहां पर ये सारी बातें हैं उसे आगे निकलने से कोई रोक नहीं सकता। कि लेखक आनंद यादव अपनी कविता को लिखकर रख लिया है, लेकिन वो बच्चा रात भर का इंतजार नहीं कर पाता। उसको लग रहा है कि कितनी जल्दी मैं अपने अध्यापक को इस कविता से रूबरू कराऊं और उनका आशीर्वाद में प्राप्त करूं। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होना चाहिए, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। एक कविता करने के लिए शब्द शक्ति को जानना जरूरी है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, सारे शब्दों की पहचान होनी चाहिए, साहित्यिक शब्दों की पहचान होनी चाहिए।
सामासिक शब्दों की पहचान होनी चाहिए, रूढ़ यौगिक रूढ़ शब्दों की पहचान होनी चाहिए। इसके अलावा रस, छंद, अलंकार इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। तुक, छंद, लय, गति, यति इसका भी ध्यान होना चाहिए। होता क्या है तो आज तक तो कोई बताता नहीं जल्दी से, इसे बताना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए। अगर इन सारी बातों को हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से अगर उनकी रुचि है भाषा में तो वो कविताएं कर सकते हैं। और इस तरह से अंत में लेखक आनंद यादव जी फिर लिखते हैं कि फिर तो सारे दिन मुझे उनके प्रति अपना अनुभव होता, वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते, उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बना। एक कविताओं का ढर्रा भी मिलना जरूरी होता है। ढर्रे का मतलब है किसी आधार, एक कविताओं का आधार मिलना जरूरी होता है। यदि मुझे आधार मिल गया तो मैं उस पर कविताओं को बना सकता हूँ। तो आधार दिया करते थे अध्यापक सौंदलगेकर जी। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। लेखक कहता है कि मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा, बहुत ही बारीकी से। यानी अलंकार का उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया। अलंकार की जो भी परिभाषाएं हैं, यदि यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का अर्थ जहां वर्णों की अधिकता हो तो वहां पर वर्णों की अधिकता करके अनुप्रास अलंकार को बिठाने लगा कविताओं में। यमक अलंकार दो शब्दों का प्रयोग, दोनों का अर्थ अलग। श्लेष अलंकार कई शब्दों का प्रयोग, अर्थ एक या एक शब्द कई अर्थ। श्लेष अलंकार तो सारे अलंकारों को जब वो पहचान जाता है, जब उसकी परिभाषा जान जाता है तो वो कविता करता है और फिर कविताओं में उन अलंकारों का भी प्रयोग करता है लेखक। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। गड़पा से, जकाते से, आनंदा से, आनंद यादव से, आनंद रतन यादव मराठी भाषा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आनंद रतन यादव जी का नाम बड़े आदर से लिया जाने लगा। क्यों? उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपनी रुचि भाषा के क्षेत्र में रखी। ये लालसा, ये आकांक्षा, ये उत्साह की भावना एक दिन रंग लाती है। और आज उनका संघर्ष कितना पीछे छूट गया। और मैंने बीच में ही चर्चा किया था कि ये जो क्रम बदलता रहता है, संघर्ष है तो कल प्रसन्नता भी हो। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, धूप के बाद छांव और छांव के बाद फिर धूप। ये क्रम चलता ही रहता है। और आज आनंद यादव जी को अपने विषय को लेकर, अपनी भाषा को लेकर बहुत प्रसन्नता है। और उन्होंने हम लोगों को भी इस पाठ के माध्यम से प्रेरित किया, एक संदेश दिया, एक प्रेरणा दिया। हम इसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। और यह मराठी भाषा का लिखा हुआ उपन्यास जूझ, अंतिम में एक बार फिर आपसे बता दें, यह अनुदित रचना है। इसका अनुवाद किया केशव प्रथमवीर जी। यदि आपको इस पाठ की व्याख्या समझ में आ गई है तो जो भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, विस्तृत उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लगभग 70 से 80 शब्दों में उत्तर देना होता है। बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से आप इनके उत्तर देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।